नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ और हफ्ते भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके लिए मैं चुनकर लेकर आई हूँ। वो खबरें जो आपको, मुझे, सबको, हम सबको सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि हो क्या रहा है। एक खबर जो हर हफ्ते कुछ महीनों से नंबर 1 पर चल रही है, वो है अमेरिका ईरान का आपस का ये जो ऑन ऑफ है कि अब लड़ाई हो रही है, अब डील हो रही है, अभी लड़ाई बंद है, अभी हमला शुरू है। ये जो खबर है लगातार नंबर 1 पर बनी हुई है। तो क्या हुआ है इस हफ्ते, इस पूरे पिछले हफ्ते, वो आपको बताती हूं। 26 जून को वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच एक शांति समझौता हुआ। यहाँ पर लेबनान ने ये कहा, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहा कि उनका देश जो है वो जिम्मेदारी के साथ ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है इजराइल के साथ, उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेगा। इजराइल ने भी इस बात को कहा कि वो इस एग्रीमेंट से खुश है। नाखुश कौन था? सिर्फ हिजबुल्ला। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्ला और इजराइल के बीच लगातार तनातनी है, तो एक बार फिर से इस समझौते के महज 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को, 28 जून को एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर हमले किए। लेबनान की जो स्टेट मीडिया है, वहाँ के जो मीडिया हाउसेस हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमला हुआ है और ये हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि एक शर्त जो है ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की, वो ये कि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा। तो उसके तहत लगातार अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है इजराइल पे ये दबाव बनाने के लिए कि जिस तरह से वो बड़े हमले लगातार लेबनान में करता रहा है उसको रोके। लेकिन एक तरफ हिजबुल्ला जो है वो हमले करने से नहीं रुकता है, दूसरी तरफ इजराइल जो है उन हमलों का जवाब देने से नहीं रुकता है। तो ये फिलहाल एक बार फिर से हुआ है और इसमें हिजबुल्ला जो है उसने ये कहा है कि जो समझौता लेबनान ने इजराइल के साथ किया है उसके कारण लेबनान में गृह युद्ध हो सकता है। तो ये एक खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी चीज हुई है कि जो 17 जून को जो समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, वो एक बार फिर से काफी मझधार में नजर आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया और उसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं बहरीन और कुवैत में जो भी अमेरिकी बेसेस है। तो इसके कारण लगातार जो हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं उसके कारण ये हालात जो हैं काफ़ी एक बार फिर से टेंस हो गए हैं, काफ़ी तनाव में आ गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डाला कि कैसे फॉलो नहीं कर रहा है ईरान जो अंडरस्टैंडिंग है और ये बेहद मूर्खतापूर्ण कदम है। दूसरी तरफ ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसने भी इस बात की तस्दीक की कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस जो है अमेरिका का, वहाँ पर, और बहरीन में यूएस 5th नेवल फ्लीट जो मौजूद है पोर्ट सलमान पर, दोनों जगह पर हमला किया। अब लेकिन ये जानकारी आई है कि अमेरिका और ईरान, ये असल में यूएस के, जो अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर कि दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता बन गया है कि दोनों स्टैंड डाउन करेंगे, मतलब फिलहाल एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और बातचीत जो है वो एक बार फिर से शुरू होगी। तो ये जो बातचीत है वो 17 जून के उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत होनी है जिसमें एक राउंड हुआ भी है, जो कहता है कि 60 दिन के अंदर बातचीत जो है शांति डील पर हो जानी चाहिए। तो इस पर बातचीत जो है वो
हो रही है। 2 हफ्ते हुए हैं इसको, और अब ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ अभी हमले रुकेंगे, बल्कि 30 तारीख को दोहा में, कतर के दोहा में दोनों पक्ष जो हैं एक बार फिर से आमने सामने बैठेंगे। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है। जो बड़ा मसला है वो ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्योंकि एक बार भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमला हो जाता है तो वहाँ पर जहाज़ जो हैं वो वहाँ से आने जाने में डरते हैं। एक बार जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई तो वहाँ से काफ़ी जहाज़ निकले, भारत के लिए भी जहाज़ निकले, लेकिन जब हमले हुए तो एक तरफ अमेरिका ये कह रहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि वहाँ पर एक बार फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो एक तरह से ये कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो अभी एक बार फिर से कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है। तो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि ईरान की तरफ से अभी एक बार फिर से दोनों के जो एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले हैं उसमें जो पॉज की बात कही जा रही है, उसमें जो फिलहाल रुकने की बात की जा रही है, क्या वो सही है या नहीं है। तो थोड़ा उसमें अभी भी थोड़ा एक कन्फ्यूजन जो है वो बना हुआ है। एक और खबर जो कि भारत से भी जुड़ी हुई है वो ये कि 3 तारीख को और 9 तारीख को जुलाई को जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला सैयद अली खamenei, उनको दफनाने की जो सेरेमनीज हैं वो होने वाली हैं। उसके लिए ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है, लेकिन ये साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। साफ तौर पर एक अहम सहयोगी ज़रूर है ईरान भारत के लिए, लेकिन इस तरह के मौके पर यह भी देखना होता है कि क्या पहले से कोई कमिटमेंट है या फिर और क्या मसले हैं। सब कुछ को बड़ा नाप तोल के उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसके पास पहले से कोई इस तरह का बिजी शेड्यूल नहीं है, कौन जा सके। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत की तरफ से कोई ना कोई अहम प्रतिनिधि ज़रूर वहाँ पर ईरान में जाएंगे इस मौके पर शोक के लिए। एक पड़ोसी है ईरान का भी और भारत का भी, वो है कि बस अपनी ही राह पर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में उसे काफ़ी उसका उत्साहवर्धन हुआ है, क्योंकि वो जो जिस तरह से मीडिएशन कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात पाकिस्तान की कर रही हूँ। और पाकिस्तान एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है। अफ़गानिस्तान से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से बीती रात पाकिस्तान ने हमले किए हैं कुनार, पक्तिका, पाटिका, इन सब इलाकों पर जो उसके जो बॉर्डर है, जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता हुआ जो पश्चिमी बॉर्डर है, वहाँ पर उससे लगे इलाकों पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमले किए हैं। अफ़गानिस्तान से जो खबरें आई हैं उसमें करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई घायल हुए हैं, इनमें बच्चे महिलाएं सब हैं। तस्वीरें भी वहाँ से आई हैं। असल में ये इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि अभी कराची में जिस तरह से एक हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ पैरामिलिट्री रेंजर्स पर, इसमें 3 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए थे। और ये आतंकी हमला जो है वो गन्स के साथ, एक्सप्लोसिव्स के साथ किया गया था कराची में। भारत को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया, कहा कि बिल्कुल ये बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत इस तरह की चीज़ें नहीं करता है। अब उन्होंने अफ़गानिस्तान पर, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया क्योंकि उनका मानना है कि ये जो आतंकी हैं ये अफ़गानिस्तान के सपोर्ट से वहाँ से आके इस तरह के हमले कर रहे हैं। तो ये जवाब जो है एक तरह से उनका कहना है कि हम इनके खिलाफ, मिलिटेंट्स के खिलाफ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन एक जो जानकारी बीबीसी पश्तो को दी है तालिबान के अधिकारियों ने, उन्होंने ये कहा है कि करीब 100 लोग मारे गए हैं। बाकी जगह पे करीब 30 की खबर है, लेकिन यहाँ पर 100 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। काफ़ी घायल भी हुए हैं। और भले ही पिछले अक्टूबर में दोनों देशों के बीच एक तरह का युद्ध विराम हुआ था, जब कई हफ्तों तक आपस में झड़प होती रही थी वहाँ पर बॉर्डर पर, लेकिन उसके बाद ये युद्ध विराम एक तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है।
तो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये भी एक तरह से चिंता की बात है। लेकिन एक चीज़ जो पूरी दुनिया को चौंका रही है, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को लेकर पहले ही चिताया था। हम भारत में या साउथ एशिया में रहने वाले लोग जिससे लगातार निपट रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न हुई जो समस्याएं हैं उनको लेकर। यहाँ पर आपने देखा होगा कैसे अचानक से तूफान आ जा रहा है, भयानक गर्मी, बाढ़, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब ज़्यादा हो रही हैं। और ये साइंटिस्ट बताते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण ज़्यादा हो रहा है और एल नीनो इफेक्ट भी इस बार बताया जा रहा है। लेकिन यूरोप में क्या हुआ है? यूरोप में इस बार जो हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। कई साल से लगातार यूरोप में हीट वेव देखा जा रहा था, लेकिन इस बार ये हीट वेव वहाँ पर ऐसा है कि कई 100 लोगों की मौत हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पूरे यूरोप में जो पहले के तापमान के रिकॉर्ड थे वो टूट गए। जानकारी ये आई है कि फ्रांस में करीब 1000 एक्सेस डेथ हुए हैं इस हीट वेव के पीरियड में, मतलब जितने आम तौर पर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि 74 लोगों की सिर्फ फ्रांस में डूबने से मौत हो गई। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर बढ़ा है वहाँ पर, जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में 41 डिग्री, 40 डिग्री, और ये इन सब चीज़ों के लिए वो देश जो है वो तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो उनकी हैं जो 65 साल से ज़्यादा के उम्र के हैं। कम से कम 40% बढ़ोतरी हुई है उन लोगों के नंबर्स में जो जिनकी मौत घर पर हुई है। तो ये बताया जा रहा है WHO की तरफ से कि यूरोप जो है वो सबसे तेज़ी से, पूरी धरती पर सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा कॉन्टिनेंट है। बहुत तेज़ी से वहाँ गर्मी आ रही। अब इसका ये कई लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल कि गर्मी तो भारत में इससे कहीं ज़्यादा पड़ती है या इस तरफ कहीं ज़्यादा पड़ती है, फिर यूरोप में 40-41 डिग्रीज में इस तरह की मौत क्यों हो रही है? उसके कई वजह हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि क्योंकि ये ठंडा प्रदेश रहा है तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं वो इस तरह से इक्विप्ड नहीं है कि वो इतनी गर्मी को हैंडल कर सके। वो जिस तरह से बनाई गई हैं वो गर्मी ट्रैप करने के लिए बनाई गई हैं ताकि ठंड में घर जो हैं वो गर्म रहें, वो गर्मी के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। दूसरी तरफ जो लोग डूबे हैं उनके बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन ये इसलिए भी होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से जब अचानक आप कम टेम्परेचर में आए तो उसका असर जिस तरह से शरीर पर होता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये टेम्परेचर अचानक जो बदलता है उसका असर होता है, जिसके कारण लोग जो हैं वो डूब भी जा रहे हैं और भी तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, हीट स्ट्रोक वगैरह हो रही हैं। कई तरह के कदम वहाँ पर उठाए गए हैं लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। एक बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर वीडियो जहाँ पर फ्रांस में एक दुकान में लोग एसी खरीदने के लिए बिल्कुल टूट पड़े हैं। तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं वहाँ पर इस गर्मी में। हालांकि कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक बेहद बड़ी चेतावनी है कि किस तरह से इंसानी एक्टिविटीज़ के कारण क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ हो गया है और पूरी दुनिया पर अब बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। इन सब चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमको, आपको, सबको ये प्रभावित करता है। नमस्कार।